रैली, बयान, ट्वीट, पोस्ट, इतिहास, वेब सीरीज के गाने, डे बाय डे वाले मीम, घूम फिर कर जिस चीज़ की बात करते हैं वो है बिहार की राजनीति। उस राजनीति का आज सबसे बड़ा दिन शुरू हुआ जब प्रदेश में वोट पड़े तो कैसे पड़े, किसके लिए दिन भारी बीता, धीमी वोटिंग देख किसका कलेजा कापा, एसपी ईसी पर कैसे आरोप लगे, राजनीति ऐसी गरमाई कि डिप्टी सीएम की गाड़ी पर पत्थर चल गए, गोबर फेंक गया। दिन खत्म हुआ तो मतदान के क्या आंकड़े आए और ये क्या बयां कर रहे हैं, आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि पिछली बार के मुकाबले इस बार स्टेक्स किसके ज्यादा हैं, एनडीए या महागठबंधन। बिहार के उस विरोधाभास पर भी बात करेंगे जहां उम्मीदवार तो करोड़पति हैं लेकिन उनको सत्ता में बिठाने वालों के पास कुछ भी नहीं। जिक्र कुछ हाई प्रोफाइल सीटों का भी होगा और दूसरे चरण की धुआंधार तैयारियों का भी। शो में बात हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर भी करेंगे। उस ब्राजीलियन मॉडल के बारे में क्या पुख्ता जानकारी आई जिसकी चर्चा रेवाड़ी से लेकर रियो डी जनेरियो तक हो रही है। ये भी जानेंगे कि चुनाव आयोग डुप्लीकेट एंट्री डिलीट करने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पिछले 3 साल से क्यों नहीं कर रहा है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन को ईडी ने क्या झटका दिया और दिल्ली में फेक जीपीएस सिग्नल के चलते फ्लाइट्स के साथ क्या गड़बड़ झाला हो रहा है, ये भी जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Sensodyne K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। हमारे देश में चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, तो 6 नवंबर को अहले सुबह बिहार में इस उत्सव की शुरुआत हुई। देर शाम तक पहले फेज की 121 सीटों के लिए वोट डाले गए। कुल 18 जिलों में 1314 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। शाम 5 बजे तक कुल 60.13% मतदान हुआ। बेगूसराय जिला 67.23% के साथ टॉपर रहा। शेखपुरा में सबसे कम 52.36% वोटिंग दर्ज की गई। जिला वाइज ब्रेकडाउन करें तो 5 बजे तक पटना में 55, खगड़िया में 61, गोपालगंज में 65, नालंदा में 58, मधेपुरा में 66, मुंगेर में 55, वैशाली में 60, भोजपुर में 53% मतदान हुआ। इसमें टोटल जो हमारे मतदान केंद्र हैं लगभग 45,341 हैं और मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या थी 23,554। और अभी तक जो हमारे पास जो 45,341 बूथ हैं, इसमें से चूंकि अभी भी कुछ जगह वोटिंग चल रही है और कुछ जगह हम लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो 41,943 इतने का डाटा अपडेट हुआ है। इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। तो ये कुछ परसेंटेज 1-2% इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। जो फाइनल प्रेस नोट हम लोग 1 घंटे बाद जारी करेंगे सब अपडेट होने के बाद, तो उसमें डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात के पूरे दिन क्या क्या हुआ। दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट रही लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला। लखीसराय विजय कुमार सिन्हा का ही विधानसभा क्षेत्र है। आरोप है कि जब उनका काफिला खोरीयारी गांव पहुंचा तो राजद समर्थकों ने उनकी गाड़ी घेर ली, चप्पल, पत्थर और गोबर फेंका, मुर्दाबाद के नारे लगाए। विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह आमने सामने भी आ गए। इधर विजय कुमार सिन्हा ने तीखा रिएक्शन दिया, बोले राजद के गुंडे सत्ता में आए बिना ही आतंक मचा रहे हैं, यहाँ के एसपी कायर और कमजोर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घटनाक्रम का संज्ञान लिया। डीआईजी राकेश कुमार को एक्शन लेने के आदेश दिए, जिसके बाद उनका भी रिएक्शन आया। मुझे फोन पर सूचना प्राप्त हुई है और मुख्यालय से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोग तुरंत रश करके यहाँ आए हैं। जैसा आप लोग अभी देख रहे हैं, मैं जस्ट पहुँचा ही हूँ। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और डिप्टी सीएम साहब भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने अपनी बात को मुझे बताया भी है और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस घटना के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर बहुत कड़ा एक्शन होगा और हम लोग इसमें प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे और बहुत टफ एक्शन लेंगे। इस विवाद से इतर बड़े चेहरों के मतदान की तस्वीरें भी सामने आई। सीएम नीतीश कुमार ने वोट डाला, लोगों से भी वोट डालने की अपील की। एनडीए खेमे से एलजेपी के सर्वेसर्वा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खगड़िया में वोट डाला।
एनडीए के और भी नेताओं की तस्वीरें और रिएक्शंस आए। बिहार के आम मतदाता बाहर निकलकर मतदान करने का काम किए। इससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है और आगे भी अभी तो कई जगह वोटिंग चल भी रहा है। 121 सीटों में से 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। हाँ, गठबंधन के साथ दिक्कत क्या है ना कि ये लोग बहाने तलाशने में जितनी मेहनत लगाते हैं, इतनी मेहनत अगर ये जनता से जुड़ने में करते तो संभवतः इन बहानों की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। महागठबंधन चुनाव हार रहा है, उसकी आप हताशा बोल लीजिए, उसकी आप निराशा बोल लीजिए। कभी ये लोग एसआर को मुद्दा बनाते हैं, राहुल जी रोज़ प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं। अगर इतना ही सब गलत चल रहा है तो आप चले जाइए ना न्यायालय। इधर महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस तेजस्वी यादव ने सपरिवार मतदान किया। लालू प्रसाद यादव ने एक एक्स पोस्ट में कहा, तवा से रोटी पलटते रहना चाहिए नहीं तो जल जाएगी। इधर वीआईपी के सर्वे सर्वा मुकेश सहनी ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद महागठबंधन नेताओं के भी रिएक्शंस सामने आए। हम सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त सरकार हो, जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे। जो नाराजगी है सरकार के प्रति, उसको एक सकारात्मक रूप देने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से नाराज हैं तो आप जो है सरकार को बदलें। 5 साल में वोटिंग इसीलिए होता है कि सरकार को बदला जाए। लोकतंत्र बिना लोगों के नहीं हो सकता, तो कुछ तस्वीरें नेताओं को सत्ता में बिठाने वालों की भी सामने आई। देखिए, बिहार के मोकामा में महिला वोटर्स की लंबी कतार दिखी। बिहार के वैशाली में केदार प्रसाद यादव नाम के शख्स भैंस पर बैठकर वोट डालने पहुंचे। दरभंगा में लोकतंत्र की स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए लोगों ने नाव का सहारा लिया। दरभंगा के ही सघुराइन गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया। सड़क न होने का हवाला देते हुए कई जगहों पर अलग अलग प्रत्याशियों को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। जैसे सीवान में बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत को इससे पहले आरजेडी ने धीमी वोटिंग के आरोप लगाए। कहा कि जिन बूथ्स पर महागठबंधन मजबूत है वहां जानबूझकर बिजली काटी जा रही है। हालांकि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इससे इतर कई जगहों से धीमी वोटिंग की शिकायतें आईं। समस्तीपुर विधानसभा के बूथ नंबर 118 पर इसे लेकर हंगामा भी हुआ। अब आंकड़ों में कुछ बातें करते हैं। जिन 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान हुआ, उन पर पिछले चुनावों में दोनों गठबंधनों की नेक टू नेक फाइट थी। 2020 में इन सीटों पर कुल वोटर टर्नआउट करीब 56% रहा था। महागठबंधन ने इनमें से 61 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए के खाते में 59 सीटें आई थीं। ब्रेक डाउन करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 121 सीटों में से आरजेडी ने 42, बीजेपी ने 32, जेडीयू ने 23, कांग्रेस ने 8, वाम दलों ने 11 और वीआईपी ने 4 सीटें जीती थी। एक सीट एलजेपी के खाते में गई थी। इन सीटों पर एनडीए को 37.69 और महागठबंधन को 38.06% वोट मिले थे। यानी महागठबंधन बेर मार्जिन से आगे था और तब मुकेश सहनी की वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। अब महागठबंधन के साथ है। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इस फेज की 5 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच कथित फ्रेंडली फाइट हो रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर एकदम जुदा थी। एनडीए ने 95 सीटों पर बढ़त हासिल की। महागठबंधन के खाते में मात्र 25 सीटें आईं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को बढ़त मिली। पहले फेज के लिए कुछ और आंकड़े भी हैं। मसलन कुल उम्मीदवार 1314, उम्मीदवार जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं 423, करोड़पति उम्मीदवार 519, महिला उम्मीदवार 121, उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3 करोड़ 26 लाख रुपए। बिहार में 2023 में कास्ट सर्वे हुआ था। पता चला था कि हर तीसरा परिवार सिर्फ 6,000 रुपए प्रति महीने में सर्वाइव कर रहा है। यह आंकड़ा राज्य की अपनी गरीबी रेखा से कहीं नीचे है। एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं इसको। कास्ट सर्वे में सामने आया कि राज्य के करीब 34% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। करीब 30% लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है
और उसी बिहार के पहले फेज के चुनाव में करीब 40% करोड़पति उम्मीदवार खड़े हुए हैं और ये हर पार्टी में मौजूद हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सत्ता और लोगों के बीच की खाई कितनी गहरी है। अब एक ब्रीफ नज़र हॉट सीट्स पर भी डाल लेते हैं। राघोपुर आरजेडी के तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी के सतीश कुमार खड़े हैं। लखीसराय बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा के सामने कांग्रेस के अमरीश कुमार। तारापुर बीजेपी के सम्राट चौधरी और आरजेडी के अरुण कुमार के बीच मुकाबला है। सिवान बीजेपी से आने वाले हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के बीच हाई प्रोफाइल मुकाबला। दानापुर आरजेडी के मौजूदा विधायक रीतलाल यादव बनाम पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव। अलीनगर बीजेपी की तरफ से लोक गायिका मैथिली ठाकुर आरजेडी के विनोद मिश्रा को चुनौती दे रही हैं। छपरा आरजेडी की तरफ से खड़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, उनके सामने हैं बीजेपी की छोटी कुमारी। मोकामा जेडीयू की तरफ से खड़े हैं गैंगस्टर से नेता बने अनंत सिंह, उनके सामने हैं गैंगस्टर से नेता बने सूरजभान सिंह की पत्नी और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी। सहरसा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के चीफ आईपी गुप्ता के सामने है बीजेपी के आलोक रंजन। इन सीटों पर बन बिगड़ रहे समीकरणों के बारे में हमने अपने 4 नवंबर के शो में बात की थी, जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक जरूरी बात और है, पहले फेज का चुनाव छोटी छोटी पार्टियों के लिए कहीं ज्यादा महत्व रखता है। इस फेज में भाकपा माले के 10 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला हो जाएगा। पिछली बार पार्टी ने इनमें से 6 सीटें जीती थी। चिराग पासवान की एलजेपी इस बार कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 10 इस फेज में है और इन 10 में से केवल एक ही सीट पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के खाते में गई थी। ये था बिहार का सूरत हाल। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। राहुल गांधी ने 5 नवंबर को कथित एच बॉम्ब गिराया, वोट चोरी का दावा किया, हरियाणा में 223 एक जैसी एंट्री के आरोप लगाए, लेकिन दावे का एनालिसिस करने पर कुछ और ही बातें खुली। राहुल हरियाणा के जिस बूथ की बात कर रहे हैं वहां 2019 से 2024 के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है। राहुल का दावा था एक महिला जिसका नाम और उम्र हम नहीं जानते 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बूथ पर उसकी 223 जगह एंट्री हुई है। बाद के चुनाव में बूथ को बांट दिया गया। Scroll.in के रिपोर्टर आयुष के मुताबिक राहुल जिस बूथ की बात कर रहे हैं वो हरियाणा के ढकोला गांव का बूथ नंबर 63 है। इसे अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में 2 बूथ 63 और 64 में बांट दिया गया था। इसकी पुष्टि सार्वजनिक उपलब्ध सरकारी डेटा से भी होती है। अब आंकड़ों के हवालों से कहा जा रहा है कि ढकोला में तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 315 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 460 वोट मिले। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 602 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी को केवल 275 वोट मिले। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को 610 और बीजेपी को 218 वोट मिले। ऐसे में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिली भगत के आरोप नतीजों से मेल नहीं खाते, क्योंकि अगर बीजेपी ने 223 वोटर्स फर्जी जोड़े हैं तो फिर उसके खाते में आए वोटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो पहले की तुलना में और घट गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस ये साबित करने में सफल रही कि वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि वोटर लिस्ट में मौजूद डाउटफुल वोटर्स ने वोटिंग की, और अगर की तो बीजेपी को ही की। राहुल ने अपनी पीसी में एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए पूछा कि ये कौन है। दावा किया कि महिला की इंटरनेट पर पड़ी फोटो का हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 जगह यूज हुआ। वोटर लिस्ट में उसका नाम कहीं सरस्वती, कहीं स्वीटी तो कहीं सीमा दर्ज था। दिन भर की खोजबीन के बाद उस महिला के बारे में पता चल गया। नाम लेरेसा नेरी है। ब्राजील के सबसे बड़े राज्य मिनास गेरेस की राजधानी बेलो होरिजोंटो की रहने वाली हैं। वहाँ पर एक सलून चलाती हैं और अपने आप को हेयर ड्रेसर बताती हैं। उनका वीडियो भी सामने आया। बोली अपने देश ब्राज़ील से बाहर कभी नहीं गई, हरियाणा जाकर वोट डालना तो बहुत दूर की बात है। बात डुप्लीकेट वोटिंग की हो रही है तो एक अपडेट और, कांग्रेस के बाद अब वोट चोरी का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से भी आया है। दावा किया कि एक व्यक्ति ने फरवरी में दिल्ली विधानसभा में वोट डाला और उसी ने आज बिहार में भी वोटिंग की। पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा,
भाजपा दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष संतोष ओझा ने पहले 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और फिर आज 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाला। सोचिए, पता नहीं कितने लोग इस तरह से अलग अलग जगह वोट डालकर भाजपा को चोरी से जिता रहे हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने 2 और दावे भी किए हैं। वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी, फर्जी फोटो जैसी समस्याएं कैसे दुरुस्त होंगी, ये चुनाव आयोग को तय करना है, बेसिक काम है उसका। लेकिन इसी बीच खबर की वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए लाया गया एक सॉफ्टवेयर 3 साल से बंद पड़ा है। सॉफ्टवेयर को सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के तहत आने वाले CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने बनाया है। ये वोटर लिस्ट में एक ही फोटो वाले कई नाम या एक ही आदमी की कई एंट्री को पकड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक ये आखिरी बार 2022 में यूज हुआ था। उस समय देश भर से करीब 3 करोड़ फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाए गए थे। 27 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि टेक्निकल वेरिफिकेशन तभी होता है जब घर घर जाकर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा हो। फिलहाल SIR के तहत ये काम हो रहा है। हालांकि रिपोर्ट में आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा है कि फोटो की क्वालिटी खराब होने से सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर पाता, इसलिए उसे बंद कर रखा है। अब बारी आयोग की है तमाम आरोपों के बीच वोटर लिस्ट को सही करने की, ताकि देश के मतदाताओं का लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा बरकरार रहे और देश और राज्यों को एक स्वस्थ तरीके से चुनी हुई सरकार मिले। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब सुर्खियों की बारी। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ईडी का एक्शन खबरों में है। इस बार सामने हैं सुरेश रैना और शिखर धवन। दोनों की कुल 11 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। ये सब हुआ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 के तहत। कारण बताया ईडी ने, दोनों खिलाड़ियों ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet का प्रमोशन किया, जिससे कमाई हुई। उस कमाई का इस्तेमाल निवेश और संपत्ति खरीदने में किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश रैना का 6 करोड़ 64 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड निवेश और धवन की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। एजेंसी ने संपत्ति को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से कमाई गई संपत्ति माना है। एजेंसी ने सितंबर में 1xBet ऐप मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा और अभिनेता सोनू सूद से पूछताछ की थी। ईडी ने कहा कि रैना और धवन ने जानबूझकर ये कॉन्ट्रैक्ट किए, जबकि वो जानते थे कि 1xBet भारत में लीगल नहीं है। दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते से विमान उड़ते हुए खो जा रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम को गलत सिग्नल मिल रहा है। टेक्निकल टर्म में इसको GPS गूफिंग कहते हैं, यानी फ्लाइट्स के GPS सिग्नल में फेक अलर्ट आते हैं। लिहाजा पायलट्स को गलत लोकेशन और नेविगेशन डेटा अलर्ट मिलता है। ये एक तरह का साइबर अटैक है, जिसके जरिए नेविगेशन सिस्टम को फेल करने की कोशिश होती है। GPS गूफिंग का इस्तेमाल ज्यादातर वॉर जोन में दुश्मनों के ड्रोन और विमानों को तबाह करने के लिए होता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में ये सब पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। जब पूरब की तरफ से हवा चलती है तब गूफिंग और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान कुछ फ्लाइट्स को द्वारका साइड से लैंड करना पड़ रहा है और वसंत कुंज की तरफ से टेक ऑफ। नतीजा फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ रही हैं। भीड़ इकट्ठा हो रही है। DGCA को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।